11 तारीख को चुनाव है, आप सभी को मालूम है। खरिया रोड में भी चुनाव होगा। खरिया रोड एक ऐसा जगह है जहां पर 15,000 से ज्यादा वोटर हैं, जो कि नोआपड़ा में जब भी निर्वाचन होता है तो वो किसकी तकदीर खुलेगी यहीं से खरिया रोड डिसाइड करता है। और खरिया रोड में बहुत लोग हैं जो कि इस चुनाव के संदर्भ में कुछ सोच रहे होंगे। उनमें से एक हैं रमेश अग्रवाल, एडवोकेट है और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी है, राम मंदिर के अध्यक्ष भी रहे हैं और अग्रवाल सभा के भी सभापति है। हम उनको 2-3 दिन से ढूंढ रहे थे कि खरिया रोड में इस बार जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव है, और उसके बारे में उनसे हम बातचीत करेंगे। तो रमेश अग्रवाल जी, स्वागत है आपके K3 में। हाँ, नमस्कार। तो रमेश जी, ये जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव है, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, चुनाव को बताइए। देखिए सुरेश भाई, नोआपड़ा विधानसभा का ये उपचुनाव पहली बार अपनी तरह का एक विचित्र चुनाव है। अच्छा जी। इसमें विचित्रता इतनी है कि तीनों पार्टी के कैंडिडेट चेंज हो गए हैं। जी। कांग्रेस जिस बार जिसको टिकट नहीं दिया पिछली बार, इस बार मांझी साहब को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। जी। बीजेडी का कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण उन्होंने बाहर से अपना कैंडिडेट को इंपोर्ट कर लिया। ठीक। बीजेपी में इतने धुरंधर कैंडिडेट होने के बावजूद भी बीजेपी ने बीजेडी को कैंडिडेट को अपना कैंडिडेट बना लिया। तो तीनों पार्टी का रूपरेखा एक नया प्रयोग कर रहे हैं। एक नया प्रयोग हो रहा है ये। पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आया, वोटर को, कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तीनों पार्टी क्यों इस प्रकार के फेरबदल कर रही है। जब धीरे धीरे समझ में आया कि पार्टियों के पास और कोई विकल्प नहीं था ये चेंजेस करने के अलावा। कांग्रेस चाहती थी एन केन प्रकारेण मैं यह चुनाव कैसे भी जीतूं। बीजेडी उससे ज्यादा बल लगा ली और रूलिंग पार्टी में तो आज बीजेपी है। तो बीजेपी कैसे पीछे रहती। उन्होंने दोनों पार्टी को पीछे छोड़ के अपना वर्चस्व स्थापित और जोर से कर दिया। इसलिए उनके मुख्यमंत्री 4 से 5 बार आ गए। उनसे डर के नवीन पटनायक जी भी अस्वस्थ रहने के बावजूद भी उन्होंने भी 2 बार दौरा कर लिया। तो इतना हॉट सीट इन्होंने ये बना दिया कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है क्या नोआपड़ा विधानसभा क्षेत्र क्या उड़ीसा की राजनीति के लिए इतना महत्वपूर्ण है। इनकी उपस्थिति ने इसको इंपॉर्टेंस बना दिया। तो लोग, वोटर भी जागरूक हो गए, समझदार हो गए और अपने वोट की कीमत और मजबूती के साथ उनको समझ में आ गया। जी। 16 महीने का सरकार और भक्त त्रिणदास पहली बार बने हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। उनका भी वर्चस्व दांव पे लगा हुआ है और नवीन पटनायक जो 2024 में हारे हैं, उनके लिए प्रेस्टीज का सवाल है। तो प्रेस्टीज का सवाल तीनों के लिए है, तो इसलिए एक रोचक लड़ाई हो रहा है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वोटर भी द्वंद्व में है। वोटर किसी का अपना दिमाग में रखा है, मैं कांग्रेस से हूँ, मैं शंख वाला हूँ, मैं पद्म फूल वाला हूँ। तो लेकिन उपनिर्वाचन में आपको क्या लगता है कि लोग, जो मतदाता है, किस पैटर्न में वोट करना चाहिए जिससे कि उसका उनका वोट का मर्यादा बचे। बहुत सुंदर सवाल आप कर रहे हैं। सभी के मन में इस प्रश्न का एक सही उत्तर सभी ढूंढ रहे हैं। देखिए सुरेश भाई, जय धोलकिया जी जो स्वर्गीय राजू भाई धोलकिया के पुत्र हैं, यंग है, समझदार है, उन्होंने एक सही निर्णय लिया कि रूलिंग पार्टी का 3.5 वर्ष का कार्यकाल और बाकी है। अगर मैं बीजेपी में चले जाता हूं तो विकास की राजनीति कर पाऊंगा और अपने इधर पार्टी में रहता तो केवल जीत जाऊंगा। विकास का जो सपना, बड़ा सपना सजोया हूं, वो चाह कर भी नहीं कर सकूंगा। ठीक। लोगों को यह पटासा जरूर लगा पहले, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ गया। अल्टीमेट राजनीति का मतलब ही होता है विकास। हाँ, उसने विकास को चुना और अपने अंदर, परिवार के अंदर एक आम सहमति बनाई कि मुझे यह बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा परिवार आज तक सेवा करता आया है, विकास के समय सर्वशिखर में गया है। इसलिए हमको यह निर्णय लेना पड़ेगा, पार्टी बदलना पड़ेगा, रूलिंग पार्टी में आना पड़ेगा। क्योंकि राजू भाई भी जितना सेवा का कार्य करे, विकास का कार्य करे, रूलिंग पार्टी में थे, इसलिए यह संभव हो सका।
विकास की बात तो बीजेपी पहले भी बहुत करी थी, क्या विकास कर सकी थी? विकास तभी हुआ उड़ीसा में जब बीजेपी रूलिंग में आई। कांग्रेस भी इसका किस बात करती है, बहुत सारी बात करती है, क्या कर सकी? 30 साल से उनको सबको रिजेक्ट कर दिए हैं। इसलिए जय ढोलकिया ने सब लोग अनुसार बिल्कुल सही निर्णय सही टाइम पे लिया है। विकास के पीरियड को मैं क्यों फायदा न लूं, इसलिए क्षेत्र की जनता के विकास के लिए, क्षेत्र का विकास के लिए उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा और विकास के लिए वो दौड़ पड़े हैं। ठीक है, तो ये तो जय ढोलकिया के बारे में आपने बताया। अब बीजेडी के जो स्नेहांगिनी छुरिया हैं वो भी अपने नाम पे ने नवीन पटनायक के दम से वो चुनाव लड़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो उनको क्या लोग बिल्कुल नकारते हैं? नहीं नकार देंगे? नहीं देखिए, ऐसा है, बीजेडी को पूरा नकार देंगे ऐसी बात नहीं थी। नुआपड़ा की राजनीति में बीजेडी का मतलब यहां पे राजू ढोलकिया था। राजू ढोलकिया जब यहां नहीं रहे तो राजू ढोलकिया के स्थान पे डायरेक्टली उन्होंने नवीन पटनायक जी को लाकर खड़ा करा, क्योंकि हमारे नुआपड़ा में एक नवीन पटनायक जी का नाम बीजेडी से है और एक राजू ढोलकिया का है। ये दो नाम को अगर छोड़ दें तो तीसरा नाम नहीं था। तो जो सिंघांगनी छुरिया जी को इन्होंने जो बाहर से लाके स्थापित करा, इतना टिकट दिया, इसका मतलब ये था कि बीजेडी के पास कोई दूसरा चेहरा नुआपड़ा जिला में नहीं था। राजेंद्र कुमार ढोलकिया के बेटे जय ढोलकिया को टक्कर देने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं था। हाँ, उसको आप ऐसा सोच लीजिए, टक्कर देने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं था। तो इसलिए उन्होंने बाहर से लाके अपना कैंडिडेट को चुना। ठीक। और कांग्रेस के बारे में घासीराम मांझी के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूं, वो इनका ये 6वां चुनाव है। हर चुनाव वो पार्टी बदल बदल के लड़ते हैं, उनके में कंसिस्टेंसी नहीं है, सीरियसनेस नहीं है। चुनाव के समय वो 1.5-2 महीना बहुत ज्यादा घूमना फिरना मिलना करते हैं, बाकी समय वे उतना मिलना जुलना नहीं कर पाते। कुछ सीमित लोगों तक, कुछ सीमित एरिया तक वो रह जाते हैं। अच्छा। वो इतने डायनेमिक पर्सनैलिटी नहीं है, स्माइलिंग फेस नहीं है, सामने से बात नहीं करते, किसको नमस्कार नहीं करते, किसको जॉय नहीं करते। लेकिन दूसरे कैंडिडेट हमारे राजू भाई ढोलकिया थे, आज जय ढोलकिया भी पिछले 2 महीना से ले लीजिए, सबको सामने से बात करेगा, चाचा काका भैया माँ पापा दोस्त बोलकर बुलाएगा, दोस्ती बढ़ाएगा। केवल एक आप निर्दिष्ट जाति में चले जाने से उस जाति का पूरा वोट आपको मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय बदल चुका है, ये 21वीं सदी है, लोगों की समझदार की है। आप बाजार के अंदर अच्छा रिलेशनशिप रखेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। यह चीज मैं महसूस कर रहा हूं। जय ढोलकिया में वह गुण, अपने पिता का गुण, बहुत कुछ पिछले 1.5 महीने में आ गया है। इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूं कि क्षेत्र की जनता जय ढोलकिया को ये दोनों कैंडिडेट की अपेक्षा अपना मान रही है, अच्छा मान रही है, और उनको विश्वास है कि विकास के साथ जाने के लिए जय ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय का वेलकम करेगी पूरी की पूरी जनता और उनको साथ देगा। तो आपको क्या लगता है, आप तो जय के तो बहुत अच्छा तारीफ कर रहे हैं, शायद आप बचपन से उन्हें देखा होगा और उनके कार्यकलाप जो है राजू भाई के साथ उनका सेवा भावना होगी, आप जैसे बता रहे हैं। तो क्या हम क्या सोचें कि खरिया रोड में जो 11 तारीख को चुनाव होगा, जहां उसमें करीब 15,500 तो वोटर हैं शायद, हाँ। और उसमें से अगर 15,000 भी वोटिंग करते हैं तो आपके हिसाब से क्या, अगर सभी लोग अगर एक मन बना चुके हैं कि जय ढोलकिया को भारतीय जनता पार्टी में चुनेंगे तो कितना वोट आप जय भाई को मिलेगा सोच रहे हैं? आपका आंकलन सोच क्या है, कितने वोट मिलेगा? देखिए, खरिया रोड एनएसी में वोट की संख्या है 15,425। 100% तो वोट होगा नहीं, लेकिन चलिए 80% 85% अगर वोट होता है तो करीब 13,000 वोट के आसपास अगर गिरता है तो 13,000 वोट में मैं जितना आंकलन करा हूं, समझा हूं, लोगों से रूबरू मिला हूं, करीब 10,000 वोट अच्छा बीजेपी को खरिया रोड एनएसी से मिलेगा और बचे हुए 2,500 से 3,000 वोट आपस में बांट लें, बाकी पार्टियों में आपस में बटेगा। बीजेडी कांग्रेस और जो इंडिपेंडेंस। अच्छा, ये स्थिति रहेगी। अच्छा, बढ़िया। तो इसका मतलब आप कहना कि शंख का जो व्हाइट कलर है, ग्रीन कलर है, और उसे भगवा रंग लग गया। निश्चित तौर से देखिए, ये परिवर्तन का समय है। परिवर्तन शुरू में तकलीफ देता है, कष्ट देता है, क्योंकि
काफी लंबे समय तक एक अलग नेट में रहे, अभी केसरिया में आ रहे हैं। अंदर केसरिया जरूर था, लेकिन ऊपरी भाग में केसरिया नहीं था, दिल और मन था, लेकिन चेहरे में कुछ दूसरा रंग था। अच्छा। जब केसरिया चेहरे पे आता है तो निश्चित तौर से एक अजीब सा लगता है, लेकिन केसरिया का चमक तो केसरिया का चमक है। तो धन्यवाद रमेश जी। तो ये थे रमेश अग्रवाल, अधिवक्ता हैं और समाज सेवा में भी रहते हैं, क्योंकि उनका अच्छे पद भी मिले। राम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मैंने पहले बताए थे, अग्रवाल सभा को भी संभाल रहे हैं। उनके दौर पे बहुत ज्यादा उन्नति का काम हो रहा है। उनके जो विचार हैं, एक तरफ तो ऐसा लगता है कभी कभी कि जय धुलकिया की तरफ झुके हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने जैसे अपना स्पष्टीकरण दिया है, साफ तौर पर कहा कि विकास की तरफ जाना चाहिए। जय धुलकिया एक विकल्प भी नहीं, एक माध्यम हो सकते हैं जिससे कि अंचल का विकास हो सकता है। और उन्होंने दृढ़ता की और उन्होंने मजबूती से अपना दावा रखा कि खरिया रोड में जो अगर 13,000 पुलिंग होती है तो 10,000 लोग जो है स्वतः जय धुलकिया को समर्थन करेंगे। और उस हिसाब से कांग्रेस और बीजेडी का जो वजूद है खरिया रोड में लगभग समाप्त हो जाएगा। और ये तो समय ही बताएगा। 11 तारीख को आप जब बूथ पे जाएंगे, अगर आपके अंदर यही सोच रहेगी और विचार रहेगा जो रमेश अग्रवाल जी ने कहा, तो ये हम 14 तारीख को हमको पता चले खरिया रोड के लोग जो हैं कितने जय धुलकिया की तरफ गए, क्या बीजेडी और कांग्रेस को नकार दिए। इजाजत दीजिए सुरेश आचार्य को। देखते रहिए K3 TV। नमस्कार।